एक शहर के कोने में एक फ्लैट में सोना और रिमी दो बहनें रहा करती थी। रिमी, क्या तुम थोड़ा जल्दी रेडी हो सकती हो? मुझे भी ऑफिस जाना है, लेट हो रहा है मुझे। बस हो ही गया है, आती हूँ। तुम खूबसूरत हो, मैं नहीं, मुझे तो सजना पड़ता है। तुम हर बात में यही क्यों बोलती हो? हम दोनों बहनें हैं और चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता है, दिल अच्छा होना चाहिए। पर लोग फेस ही देखते हैं। अब जा रेडी हो, अब लेट नहीं हो रहा है। सोना और रिमी दोनों बहनें थी, लेकिन सोना बहुत ही खूबसूरत, दयालु और प्यारी लड़की थी। लेकिन रिमी खूबसूरती में ठीक ठाक और लोगों पर गुस्सा करने वाली लड़की थी। वो थोड़ी नकचड़ी थी और बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी। रिमी और सोना ऑफिस के लिए निकल जाती हैं। हाय सोना, कैसी हो? तुम आज बहुत अच्छी लग रही हो। रिमी, क्या आज तुम मेरा एक काम कर दोगी? मुझे आज कहीं जाना है, तो क्या तुम ऑफिस में मेरे हिस्से का काम कर दोगी प्लीज? नहीं, मैं तुम्हारा काम क्यों करूं? जिसकी तारीफ की है वही करेगी। तारीफ उसकी और काम मुझसे। कोई नहीं, इस बारे में बात नहीं करते। मैं तुम्हारा काम कर दूंगी, तुम टेंशन मत लो और आराम से जाओ। देखा, चेहरा सुंदर होने से नहीं रिमी, उसका दिल भी साफ होना चाहिए। सोना सुंदर होने के साथ साथ साफ दिल वाली भी है। हाँ तो ठीक है, मेरा दिल साफ नहीं है, जाओ उसी से अपना काम करवाओ। इतना कहकर झल्लाती हुई गुस्से से वहाँ से चली जाती है। बड़े आए मुझसे काम करवाने वाले। बड़ी सोना, रिमी, तुम दोनों आ गई। चलो बाबा, अब जल्दी जल्दी काम करो, वरना मैं तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा। फिर मांगते रहना काम, हैं? घूमती रह जाओगी, लेकिन कोई काम नहीं देगा तुम लोगों को। सोना और रिमी का सेठ एक नंबर का खड़ूस और लालची था और पैसे के लिए अपने काम करने वालों से बहुत काम करवाता था। जी सेठ जी, और चुप होकर काम करने लगती है। सेठ जी, हम काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलोगे आप और हम सुनेंगे। बड़ी रिमी, ठीक से बात करो, वरना क्या, निकाल देगा ना मुझे? हाँ तो निकाल दे। तो जैसे सेठ को तो मार देना चाहिए। रिमी चुप हो जा, कुछ भी मत बोल, वो हमारी सर है। तू चल यहाँ से। सर माफ करना इसको, इसका मूड खराब है आज। सोना रिमी को लेकर वहाँ से चली जाती है। इस खड़ूस के साथ तो कुछ करना ही पड़ेगा। सबके घर चले जाने के बाद सेठ अपनी दुकान बंद कर रहा होता है। तभी दुकान की लाइट चली जाती है और सेठ जी के चीखने की आवाज आती है। अगली सुबह जब सब दुकान पर आते हैं तो देखते हैं कि सेठ की गर्दन टेढ़ी और हाथ पैर मुड़े होते हैं और वो वहाँ पर लाश बनकर पड़ा होता है। उसका बेटा भी आकर वहाँ रोने लगता है। तभी उसको किसी से कल हुई सेठ और रिमी के बीच की लड़ाई का पता चलता है, तो वो रिमी के पास जाता है। तुम कल मेरे पापा से झगड़ी थी, क्या ये सब तुमने किया है? नहीं, मैंने सिर्फ धमकी दी थी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। बहुत पूछताछ करने पर भी रिमी के खिलाफ कुछ नहीं मिलता। कुछ महीने बीत जाते हैं, पर सेठ का बेटा अभी भी उसी पर शक करता है और उसका पीछा करने लगता है। एक दिन लगता है सोना और रिमी निकल गई हैं। मैं भी इनके पीछे जाता हूँ। वैसे भी पिताजी की मौत के बाद कितने केस हो गए हैं ऐसे। सोना और रिमी के घर पर जाकर सेठ का बेटा छुप जाता है। वो रिमी और सोना को घर के अंदर जाते हुए देखता है, पर कुछ देर बाद ही वो सोना को बाहर आते हुए देखता है। बस कोई मिल जाए, ये खूबसूरत होने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। फिर वो एक आदमी को देखते हुए एक चुड़ैल में बदल जाती है और हवा में उड़ने लगती है और उसके पैर भी टेढ़े हो जाते हैं। फिर वो चिल्लाकर उस आदमी के ऊपर कूद जाती है और आदमी को मार देती है। ये सब सेठ का बेटा देख लेता है। अरे ये क्या देख लिया? ये तो इंसान ही नहीं है, ये बस खूबसूरत होने के लिए लोगों को मारती है। पर मैं इसका कुछ कर भी तो नहीं सकता। क्या मैं रिमी की हेल्प ले सकता हूँ? पर अगर वो भी यही निकली तो, और उसने मुझे ही परलोक भेज दिया तो कैसे पता करूँ कि रिमी भी यही है या नहीं? पर कैसे भी करके पता तो लगाना ही पड़ेगा। फिर अगली सुबह, आज तो बहुत काम है, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। सेठ जी खड़ूस थे, पर उनका लड़का तो अच्छा और दयालु लगता है और कितना हैंडसम भी है। हाँ, तू ये तो सच कह रही है, वो हैंडसम तो है। मेरा तो मन करता है कि उससे शादी कर लूं। हाँ तो जा बोल दे, क्योंकि तू भी तो सुंदर है, वो मना नहीं करेगा। रिमी, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। क्या हम कहीं बाहर जा सकते हैं? हाँ जरूर, हम जा सकते हैं। ये काम मैं बाद में कर दूंगी। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम बस अच्छे से पेश आओ और लोग तुम्हें भी पसंद करना शुरू कर देंगे। बता। रिमी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए सेठ के बेटे, जिसका नाम सुनील था, उससे शादी कर ली ताकि वो उसकी बलि दे सके और सोना का रूप लेकर वो लोगों को मारती रही। पर जैसे ही सेठ के बेटे को ये पता चला, उसने सोना को आजाद कर उसकी मदद से रिमी को कैद किया। सेठ का बेटा सुनील अब सोना को पसंद करने लगा था
पर सोना भी एक चुड़ैल ही थी। इस वजह से रिमी के कैद होने के बाद जब सोना चली गई तब सुनील उसे रोक भी नहीं पाया, बस उसे जाता देखता रहा। इतने महीने बीत गए, पता नहीं सोना कहाँ होगी, कैसी होगी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि सोना के दिल में मेरे लिए प्यार था भी कि नहीं। सुनील की जिंदगी में इतने हादसे हुए थे कि वो जगह उसे काटने को दौड़ती थी, इसलिए वो उस जगह से दूर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया, पर उन यादों को नहीं भुला पाया। सोना के जाने के बाद कितना सूना सूना लग रहा है। अच्छा ही हुआ कि मैं वो शहर छोड़कर यहाँ आ गया। वैसे भी अब वहाँ कुछ नहीं रहा, ना ही पापा, ना ही रिमी और ना ही सोना। यहाँ से अपने जीवन की एक नई शुरुआत करूंगा। इतना बोलकर सुनील अपनी नई दुकान पर चला जाता है पूरा दिन काम करने के बाद। सर, इतना सामान बिक गया है, इसका हिसाब करके बताता हूँ। ठीक है, हिसाब करके शॉप बंद कर देना। मैं अब घर निकलता हूँ, तुम भी काम करके चले जाना। ठीक है सर, बस ये हिसाब कर लूं फिर निकल जाऊंगा। मन कर रहा है कि एक बार उसी शहर में वापस जाकर सबसे मिल लूं, और वैसे भी रिमी के जाने के बाद उस जगह सब ठीक होगा। लेकिन उसको कोई अंदाजा नहीं था कि वहाँ क्या चल रहा है। इधर जिस बोतल में रिमी को कैद किया गया था वो बोतल एक आदमी को मिलती है। ये क्या, इस बोतल में क्या चमक रहा है? लग रहा है कि मिट्टी में थी ये, बारिश की वजह से ऊपर आ गई है। इसको उठा लेता हूँ, इतना चमक रहा है कुछ अच्छा ही होगा। घर जाकर चुपचाप खोलता हूँ, क्या पता खजाना हो जिससे मैं माला माल हो जाऊं। तू बस एक बार मुझे खोल तो सही, उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैं क्या अच्छी चीज हूँ। ये लोग घर भी आ गया। चल अंदर जाकर अपनी जानू को दिखाता हूँ। अरे सुनती हो, देखो मुझे क्या मिला है। अरे कहाँ हो? ऐसा क्या लाए हो तुम कि सर घर पर उठा लिया है? क्या कीमती चीज है, बोलो। देख, इस बोतल में कितनी चमकती चीज है। इसको अभी तोड़कर निकाल लेते हैं। हाँ, चमक तो बहुत रही है। चमक की वजह से दिख भी नहीं रहा है कि अंदर क्या है। दोनों मिलकर बोतल तोड़ देते हैं और रिमी हंसते हुए बाहर आ जाती है। वाह, मैं आजाद हो गई, इतनी खुशी, मजा आ गया। अब मुझसे सुनील और सोना को कौन बचाएगा? ये क्या हुआ? तुम कौन हो? क्या तुम जिन हो जो अब मेरी गुलाम हो? तो सुनो, मैं बहुत अमीर होना चाहता हूँ। हाँ, फिर तो मुझे भी नौकर चाकर चाहिए और गहने, साड़ी और बहुत कुछ। चुप करो तुम दोनों, मैं कोई जिन्न नहीं, चुड़ैल हूँ, और तुम दोनों की मौत भी। इतना एहसान किया है तुम दोनों ने मुझ पर, मैं क्या करूँ? मैं तो एक चुड़ैल हूँ ना, और अपनी ताकत के लिए मुझे तुम लोगों को तो मारना ही होगा। ये सब तुम्हारी लालच की वजह से हुआ। अगर तुम लालच की वजह से इसे ना लाते और मैं भी लालची ना बनकर तुम्हें इसे तोड़ने को ना बोलती तो कितना अच्छा होता। हाँ, लालच तो बुरी चीज है ही। अब तुम दोनों की बारी है, सुनील और सोना। इधर सोना को एक आभास होता है। ये क्या हुआ? लगता है रिमी को किसी ने आजाद कर दिया। अब क्या होगा? मैं उसका पता क्यों नहीं लगा पा रही हूँ? लगता है उसकी ताकत बढ़ गई है। मुझे सुनील को बचाना होगा वरना वो उसे मार देगी। उसकी शॉप का नंबर क्या है? एक बार कॉल करती हूँ कि वो ठीक है या नहीं, और रिमी के बारे में भी बोल दूंगी। लग गया। हेलो, क्या मैं शॉप के मालिक सुनील से बात कर सकती हूँ? नहीं, आप उनसे बात नहीं कर सकती। आपको क्या काम है? आप मुझे बोल दें, मैं उनके आने पर उनको बता दूंगा। नहीं, कोई बात नहीं है, बस आप उनको बोल दीजिएगा कि सोना का फोन है। वैसे वो कब तक आएंगे? वो 3 दिन में आ जाएंगे। वो अपने पुराने शहर गए हैं। क्या? पुराने शहर? और वो 3 दिन में आएंगे? पर मुझे उनसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या आप उनका नंबर दे सकते? नहीं, मैं उनका नंबर नहीं दे सकता। ठीक है, मैं अपना नंबर आपको देती हूँ, ये आप उनको देना प्लीज, और मुझे कॉल करने को बोल देना। ओके? फिर मैनेजर सुनील को कॉल करता है। सर, आपके लिए किसी सोना का कॉल आया था, वो आपको ढूंढ रही थी। क्या तुमने सोना कहा? सोना का फोन आया था? क्या कहा उसने? अपना नंबर दिया है और बोला है कि आप उनसे बात करें। ठीक है, मैं उसे कॉल करता हूँ। पता नहीं सुनील को मेरे कॉल के बारे में बोला गया है या नहीं। तभी फोन बजता है। ये किसका नंबर है? हेलो, कौन? सुनील, तुम कहाँ हो? अगर रास्ते में हो तो जल्दी आकर मुझे मिलो, बस उस शहर मत जाओ। सुनील, आपकी जान को खतरा है क्योंकि रिमी आजाद हो गई है। क्या बोल रही हो तुम?
हाँ, मैं सच बोल रही हूँ और ज्यादा ताकतवर भी। हम मिलकर बात करते हैं कॉफी शॉप में। ओके ठीक है, मैं भी निकलती हूँ। इधर रिमी चुड़ैल सुनील की पुरानी शॉप पर जाती है। ये सुनील की शॉप तो बंद है, ये कहाँ गया यहाँ से? उस आदमी से पूछती हूँ, सुनो भाई, ये शॉप क्यों बंद है? ये अब दूसरे शहर में चले गए हैं, अब उस शहर में ही रहते हैं। अगर आपको कुछ काम है तो उनसे जाकर मिलाओ। हाँ, जाना तो है ही, पर पहले कुछ खा लूं, भूख लग रही है। अरे यहाँ से लेफ्ट में ही खाने की बहुत अच्छी शॉप है। मुझे तुम्हें खाना है। पेट भर गया, अब सुनील की बारी। इधर सोना और सुनील कॉफी शॉप में मिलते हैं। सुनील, तुम ठीक हो ना? अभी रिमी को तुम्हारे बारे में नहीं पता है। पर वो जल्दी ही पता कर लेगी, वो बदला लेने जरूर आएगी, इससे पहले कि वो मुझे मार दे। मुझे तुम्हें कुछ कहना है। आई लव यू सोना। मैं ये कब से कहना चाहता था। अब रिमी मुझे भी मार देगी तो कोई बात नहीं। ये तो सच है कि वो तुम्हें मार देगी और मुझे भी, क्योंकि उसकी ताकतें बढ़ गई हैं। पर हमारे पास एक रास्ता है जिससे हम उसे कमजोर कर सकते हैं और शायद मार भी सकते हैं। क्या रास्ता है जिसे हम उसे मार सकते हैं? मैं जरूर कोशिश करना चाहूंगा, अपने लिए ही नहीं, उन लोगों के लिए भी जो उसका शिकार बन रहे होंगे। इन सब से छुटकारा पाने का एक तरीका है। तुम उसके पति थे। अगर तुम किसी और चुड़ैल से शादी करते हो तो उस चुड़ैल की ताकत रिमी की ताकत से ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि वो चुड़ैल तुम्हारे खून से अपार शक्तियां प्राप्त करेगी। तो अगर मुझे मरना ही है तो सोना, मैं तुमसे ही शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ही अपार शक्ति देना चाहता हूँ, जिससे तुम रिमी जैसी गंदी चुड़ैल की ताकत कम कर सको और उन्हें मार सको। नहीं सुनील, मैं तुम्हें मारूंगी नहीं, पर हमें सबसे पहले शादी करनी होगी। रिमी कभी भी हमारे पास पहुंच सकती है। रिमी चुड़ैल पता लगाते लगाते सुनील की नई दुकान पर भी पहुंच जाती है। सुनील कहाँ है? मुझे सुनील से मिलना है। फिर वो और भयानक रूप ले लेती है और उसी के मोबाइल से सुनील को फोन करती है। सुनील, मैं बोल रही हूँ, तुम्हारी बीवी। क्या तुम्हें याद नहीं? मेरे पास आ जाओ। तुम मेरी बीवी नहीं हो। मैंने सोना से शादी कर ली है। ये तो बहुत अच्छा है, तुम दोनों एक साथ ही मिल जाओगे। तब तक रिमी भी उनको ढूंढ लेती है। अब वो तीनों आमने सामने थे, एक बड़े से जंगल के अंदर, जहाँ चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे और अंधेरी रात छाई हुई थी। तुम दोनों ने मुझे कैद करके छोड़ दिया था ना, अब तुम दोनों मरोगे। तुमने इससे शादी तो कर ली, लेकिन प्यार के चलते तुम इसका खून कभी नहीं पी पाई, जिसका मतलब तुम मेरे सामने अभी भी कमजोर ही हो। रिमी चुड़ैल अपना शक्तिशाली भयानक रूप लेती है और सुनील पर हमला कर देती है। आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, पहले मैं तुम्हें ही मारूंगी सुनील। तभी सुनील के सामने सोना आ जाती है और उसे बचाते हुए कहती है, रिमी, ये मेरे पति हैं, इनका बचाव करना मेरा फर्ज बनता है और तुम हम में से किसी को नहीं मार सकती हो। दोनों आपस में बहुत लड़ाई करने लग जाती हैं, एक दूसरे पर हमला करती हैं। लेकिन सोना के पास एक खंजर होता है जिस पर सोना का और सुनील का खून लगा होता है। सोना वो खून भरा खंजर रिमी के सीने में उतार देती है। ये सच्चे प्यार से बना खंजर होता है जिससे रिमी खत्म हो जाती है। ये क्या? मैं ऐसे ही खत्म नहीं हो सकती हूँ। ये सच्चे प्यार से बना खंजर था, इसलिए तुम मर रही हो और ये तुम्हारा अंत है। रिमी चुड़ैल के मरते ही सब ठीक हो जाता है। सुनील और सोना एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगते हैं और एक बच्ची को जन्म देते हैं। उनका जीवन बहुत ही अच्छा